नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक रोज गार्डन को देखते हैं जो कि एक घर के बाहर था और वहां पर एक लड़की की ग्रेवयार्ड में ग्रेव ऐसे बने हुए थे। यहाँ एंट्री होती है इस कहानी के हीरो यान जी की, जो कि उस गर्ल के ग्रेव को देखने के लिए आया हुआ था। उस गर्ल का नाम रीमा था और वो इस कहानी की हीरोइन थी। यान जी यहाँ पर आता है और रीमा के ग्रेव को खराब करने लगता है और कहता है कि वो चैन से मर कैसे सकती है। रीमा की सोल यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख रही होती है। अभी कुछ टाइम पहले ही रीमा की डेथ हुई थी और उसे यान जी के घर में ही ऐसे दफनाया गया था। वो यहाँ पर यान जी को देखती है। यान जी जैसे ही घर के बटलर को कहता है रीमा के ग्रेव को खोदने के लिए, उसका बटलर उसे कहता है कि रीमा अब इस दुनिया को छोड़ कर के जा चुकी है, उसे हेवन में आराम से रहने देने के लिए। यान जी उसे कहता है कि वो हेवन में आराम से कैसे रह सकती है, मुझे यहाँ पर छोड़ कर के, उसने मुझे छोड़ कर के गू को चूज़ किया और देखो गू ने उसके साथ क्या किया, उसने उसे मार डाला। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। वो रीमा की डेड बॉडी को वापस से अंदर निकालता है। देखने से तो वो एक डेविल टाइप इंसान लग रहा था, लेकिन वो रीमा से बेहद प्यार करता था। वो उसका हस्बैंड था और रीमा ने कभी उससे प्यार नहीं किया था। उसका बॉयफ्रेंड गू उसी की सौतेली सिस्टर के साथ मिल कर के उसे धोखा दे रहा होता है और जब रीमा प्रेग्नेंट थी तो उसने उसे मार डाला था। उसने रीमा से हर वो एक चीज़ ले ली थी जो कि वो चाहता था। रीमा को मरने के बाद पता चला कि एक्चुअली जो उसका हस्बैंड था, वो उससे बेहद प्यार करता था और वो जिस लड़के के चक्कर में पड़ी थी, वो तो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसी की बहन के साथ मिल कर के वो उसे धोखा दे रहा होता है। उन्हीं दोनों से बदला लेने के लिए यहाँ पर यान जी ने उन दोनों को वहाँ पर बुलाया हुआ था। वो दोनों यांची को वहाँ देख कर के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उसे जाने दें, लेकिन यांची कहते हैं कि मैंने अपने ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ तुम्हें दी थी और तुमने क्या किया? उसे मार डाला और तुम मुझसे माफ़ी की उम्मीद रखते हो? वो उन दोनों को भी उसी तरीके से तड़पा-तड़पा के मारता है, जिस तरीके से कि रीमा को इन लोगों ने मारा था। उसके बाद वो एक बाबा वगैरह को बुलाता है, समन को, जो कि अपना यहाँ पर मैजिक के थ्रू यांजी और रीमा के सोल को जोड़ देती है। यांजी अपना वक़्त रीमा को दे देता है ताकि वो वापस से रीबर्थ लेकर के इस दुनिया में आ सके और यहाँ पर वो दोनों एक बार फिर साथ हो सके। यान्जी जानता था कि अगर ऐसा होता है तो उससे कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहने वाली हैं, फिर भी वो रीमा के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। ऐसा करने के लिए उसे सब रोक रहे होते हैं, लेकिन यान जी किसी की बात नहीं सुनने वाला था और वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है रीमा के लिए। फाइनली रीमा रीबर्थ लेकर के 3 ईयर बिफोर पहुंच जाती है, जहां पर कि अभी अभी उसने यानजी के बेबी को अबॉर्ट किया था। यानजी से पीछे छुड़ाने के लिए उसने खुद को भी हर्ट कर लिया था। तब जाकर के एट द एंड यानजी ने रीमा को जाने दिया था। वो उसे बोल देता है कि ठीक है, मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और तुम ये घर छोड़ कर के हमेशा के लिए जा सकती हो। रीमा को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो उस सिनेरियो में है जहाँ पर कि यानजी फॉरेन जा चुका है और वो यहाँ पर इस घर में है। बटलर बोलता है कि यानजी ने उसके लिए बहुत सारे पैसे, स्पोर्ट्स कार एंड बंगलो दिया है, जहाँ पर कि रीमा आराम से रह सकती है। लेकिन रीमा को याद आता है कि उसने अपने हाथों से यानजी और उसके बच्चे को मारा था और उसने खुद को भी हर्ट कर लिया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यानजी उसे जाने दे। अब जब उसे होश आ गया है तो वो यान जी को छोड़ कर के जाना नहीं चाहती है। यहाँ पर वो बटलर से कहती है कि उसे यान जी से बात करना है। बटलर मना कर देता है और कहता है कि यान जी ने साफ कहा है कि कोई उसे कांटेक्ट ना करे। रीमा ने उसे बहुत सारे मैसेजेस किए बट वो ब्लॉक थी। कॉल करने पर भी उसे कॉल नहीं लग रहा होता है। वो कहती है कि वो यान जी के आने का यहाँ पर इंतज़ार करेगी। धीरे-धीरे करके 3 महीने बीत जाते हैं। रीमा सपना देख रही होती है कि वो अपने हाथों से यान्जी को किस तरीके से मार रही है, फिर भी वो बंदा उससे प्यार ही कर रहा और कह रहा है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही है, लेकिन मैं तभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। यही सपना देखते हुए रीमा काफ़ी बुरी तरीके से जग जाती है। जब यहाँ पर देखती है कि अब भी यान्जी नहीं आया, इस बात को 3 महीने बीत गए, तो वो बटलर को बुलाती है। वो कहती है कि तुम यान्जी को कॉल करके कहो कि अगर वो नहीं आएगा तो वो इसी घर में अपनी जान दे देगी। तो बटलर तुरंत ही उसे कॉल करता है और यान्जी कल आने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन रीमा वो ड्रेस पहनती है जो कि यान्जी ने उसके लिए पर्सनली बनाया था। पिछले जन्म में उसने इस ड्रेस को गार्बेज बोल करके डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन इस बार वो इस ड्रेस को पहनती है और उसकी कदर भी करती है। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि यान्जी आया हुआ है। वो सब कुछ छोड़ करके यान्जी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन अभी जो होने वाला था उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था।
रीमा यांजी को देखते हुए जाकर के उसे हक कर लेती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया। यांजी यहाँ पर रीमा के इस बिहेवियर से शॉक था कि वो कह रहा है। वो उसके इस हद से पिघलने ही वाला था कि तभी वहां पर जीजी नाम की एक गर्ल यांजी की कार से निकलती है और वह यांजी के साथ कुछ ज्यादा ही लवी डबी बिहेव करती है। यहाँ पर इस तरीके से वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। रीमा को लगता है कि वो यांजी की बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है क्योंकि उसने यांजी के नेक पर लव बाइट का भी निशान देखा हुआ था। यांजी उसे क्लेरिफाई नहीं करता है। वो उसे कहता है, तुम क्या ड्रामा लगा करके रखी हो? तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे छोड़ करके जाना चाहती हो और जब मैंने तुम्हें अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम मुझे छोड़ करके जा सकती हो, तो फिर तुम यहाँ पे रहने का ड्रामा कर रही हो और मरने का मुझे धमकी दे रही हो। इस बात पर रीमा उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाली। लेकिन यांजी ये दिखाता है कि वो उस गर्ल को प्रेग्नेंट करके यहाँ लेकर के आया है। वो रीमा को कहता है कि अगर तुम मुझे भाव नहीं दोगी तो तुम्हें क्या लगता है दुनिया में मुझे लड़कियां ही नहीं मिलेंगी? देखो अब मैं इसके साथ हूँ तो बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात समझो और मेरा ये घर छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि तुम यही चाहती थी और मैंने तुम्हें ये दे दिया। ऐसा कह के वो जीजी को लेकर के घर के अंदर चले जाता है। रीमा शॉक में थी कि यंजू उससे इतना प्यार करता है और वो किसी और लड़की को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड हटा करके यांजी से बात करने के लिए जाती है और वो कहती है कि चाहे जो भी हो जाए वो ये घर छोड़ करके नहीं जाने वाली। वो यांजी को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। यांजी कहता है कि तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था? घर के नौकर मर गए हैं क्या? मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाने वाला। क्या पता तुमने उसमें पॉइजन मिलाया हो अपने बॉयफ्रेंड गू के साथ भागने के लिए। रीमा उसे कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भरोसा करो, मैंने नहीं किया है ऐसा। यांजी रीमा की एक बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था। रीमा ने अपने हाथों से उनके बच्चे को मारा था और ऊपर से उसने खुद को भी हर्ट कर लिया था ताकि वो यांजी को छोड़ करके गू के साथ जा सके। वो रीमा को सारी बातें याद दिलाता है और कहता है, जो तुमने अब तक मेरे साथ किया है, तुम्हें क्या लगता है अब तुम ये ड्रामा करोगे मुझसे प्यार जताने का और मैं वापस से पिघल जाऊंगा? तुम्हारी एक्टिंग स्किल तो कुछ ज्यादा ही अच्छी हो चुकी है। रीमा यांजी को कहती है, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से रह लूंगी। तो यांजी उसे उस पर तरस खा के रहने के लिए दे देता है। वो चाहता था कि रीमा खुद ही यहाँ से चली जाए क्योंकि वो उसके साथ बुरा नहीं कर सकता था। रीमा सिर्फ इस बात से खुश थी कि चलो, यांजी ने यहाँ पर उसे घर पर तो रहने दिया। वो बटलर को कहता है कि रीमा का बनाया हुआ सारा खाना डस्टबिन में फेंक देने के लिए, कोई भी उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाएगा। ये कहते हुए वो जीजी को लेकर के कमरे में चले जाता है जहाँ पर कि जीजी आराम कर रही थी तो वो उसे ब्लैंकेट डाल रहा होता है। रीमा यहाँ पर आती है। वो यांजी को कहती है, तुमने कहा था कि ये घर सिर्फ हमारा है, इस घर की मिस्ट्रेस मैं हूँ, तो फिर तुम दूसरी लड़की को लेकर के इस घर में कैसे आ सकते हो? यांजी उसे कहता है, ये रूल तब के लिए था जब तुम मेरी वाइफ हुआ करती थी और अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें छोड़ दिया है तो फिर तुम किस शक से ये सवाल कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ये ड्रेस पहनने के लिए? तुम मैं डिजर्व नहीं करती हो, खोलो उसे। और वो जबरदस्ती रीमा का ड्रेस को खराब करने लगता है। शुरुआत में तो रीमा मना कर रही थी लेकिन जब वो देखती है कि यांजी इस ड्रेस को खुलवा करके ही मानेगा तो वो कहती है कि ठीक है, इस ड्रेस को जाकर के चेंज कर लेंगे। अब इस कमरे में बहुत सारे लोग हैं, वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना करे। यांजी जितना ही यहाँ पे रूथलेस रीमा के साथ बिहेव कर रहा था ना, ये बंदा उतना ही सॉर्ट हार्टेड है। बहुत हर्ट हुआ है रीमा से। रीमा अपने कमरे में चली जाती है और यांजी रीमा को उस ड्रेस के टुकड़े को याद करके रोने लगता है। वो वक्त याद करता है कि किस तरीके से वो खुद ही अपने बेबी को अबॉर्ट करा रही थी। वो बहुत ही हर्ट था और रात में कमरे में बैठ करके अकेले ड्रिंक कर रहा था। तभी जीजी यहाँ पर रीमा का वो ड्रेस पहन करके आती है और यांजी के सिचुएशन का फायदा उठाने का कोशिश करती है। यांजी यहाँ पर जीजी को रीमा समझ करके किस करने ही वाला था कि तभी उसे होश आ जाता है। वो जीजी को बुली करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे मरे हुए भाई की गर्लफ्रेंड नहीं होती और तुम उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट ना होती तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ रहना डिजर्व करती? तुम्हारे जो ये ख्वाबे पुलाव है ना कि तुम मुझे पटा लोगे, इन्हें साइड ही रखो। मैं सिर्फ और सिर्फ रीमा का हूँ और खबरदार जो तुमने दोबारा उसके इस ड्रेस को कभी हाथ पे लगाए तो ये ड्रेस खोल करके मुझे दो, ये सिर्फ और सिर्फ रीमा के लिए है। जीजी को वो कहता है, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा ये बच्चा ठीक रहे, अदरवाइज जिस दिन इस बच्चे को कुछ हुआ ना तो वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जीजी एक्चुअल में यांजी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उसके एक्स भाई की एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो उसके बच्चे को लेकर के
प्रेग्नेंट थी और ये फैमिली के लिए ये बेबी बहुत मैटर करता था। दैट्स व्हाई यांजी यहाँ पर बेबी होने तक जीजी का ख्याल रखने का डिसाइड करता है। अगले दिन रीमा यांजी के लिए स्कार्फ बना रही थी। उसे याद आता है पिछले जन्म में उसने रीमा को स्कार्फ बनाने के लिए बोला था तो उसने उस ऊन का कितना ज़्यादा इंसल्ट किया था। लेकिन यहाँ पर वो खुद यांजी के लिए स्कार्फ बना रही होती है। वो यांजी के सारे विशेष को पूरा करने वाली थी, उसे मनाने के लिए कुछ भी करने वाली थी। दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरीके से यांजी और जेजे आते हैं और रीमा को कह रहे थे कि वो अब उसकी वाइफ है नहीं तो वहाँ क्या कर रही है। रीमा कहती है कि वो किसी भी रिश्ते से यहाँ रुकने के लिए तैयार है। यांजी कहता है उसे सिर्फ मेड की ज़रूरत है, तो वो कुछ सोचते हुए कहती है ठीक है। वो घर की मेड भी बन करके यहाँ रहना चाहती है, वो बस यांजी के साथ रहना चाह रही थी ताकि उसके गुस्से को कंट्रोल कर सके। यांजी सोचता है कि वो गू के लिए ये तक करने के लिए तैयार है। बोलता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, आज से तुम घर की मेड हो और तुम्हें जो सब कहेंगे वो करना होगा। रीमा चुपचाप मान जाती है। वो वहाँ से दूसरे कमरे में चले जाता है और जीजी यहाँ पर जानबूझ कर के रीमा को परेशान करने के लिए बहुत सारे काम बोलने लगती है। वॉशरूम के सिंक में नेकलेस गिरा करके वो रीमा को निकालने के लिए बोलती है। यांजी वहाँ पर आता है, तो वो भी रीमा को वो नेकलेस निकालने के लिए कहता है। रीमा चुपचाप वो नेकलेस निकालने लगती है, तो वहाँ पर जीजी की नज़र जाती है रीमा के हाथ पर, जिसमें कि उसने वेडिंग रिंग पहना हुआ था। यांजी को याद आता है कि ये वेडिंग रिंग जब उसने रीमा को दिया था, तो रीमा ने गुस्से में आकर के उसे फेंक दिया था और अब वो वेडिंग रिंग क्यों पहनी हुई है। यहाँ पर इस तरीके से जीजू उसे कहती है कि लगता है कि उसे पैसे चाहिए, दैट्स व्हाई यहाँ पर वो वेडिंग रिंग ऐसे पहनी हुई है। रीमा उसे कहती है कि देखो ये वेडिंग रिंग मुझसे मत छीनो, लेकिन यांजी रीमा से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था उसकी हरकतों की वजह से और वो ज़बरदस्ती रीमा से वो वेडिंग रिंग छीन लेता है। ये कहते हुए कि इस वेडिंग रिंग को पहनना अब वो डिज़र्व नहीं करती है। ऐसा बोल कर के वो वॉशरूम के बाहर चले जाता है, जहाँ पर किसी से रीमा को उसके लिए नहाने का पानी तैयार करने के लिए बोलती है। रीमा उठ कर के जैसे ही टैप को ओपन करती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ही गर्म पानी आता है और इससे रीमा के हाथ की जो स्किन थी वो बर्न हो जाती है। जीजी वहाँ पर उसका केयर करने का एक्टिंग करते हुए रीमा को इतने ज़ोर से धक्का देती है कि बाथटब में उसका सर टकराता है और वो नीचे गिर कर के बेहोश हो जाती है। आवाज़ सुनते ही यांजी यहाँ पर आता है और रीमा को बेहोश देख कर के वो समझ जाता है कि जीजी ने उसे हर्ट किया है। वो जल्दी-जल्दी रीमा को कमरे में लेकर के जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। वो जानता था कि जीजी ने यहाँ पे रीमा को हर्ट किया है, फिर भी वो जीजी को फिलहाल कुछ बोलता नहीं है। कमरे में डॉक्टर आकर के चेक करते हैं, रीमा के बारे में बताते हैं कि वो डिप्रेशन से गुजर रही है, उसका थोड़ा-सा ख्याल रखने के लिए। अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो ज़्यादा दिन नहीं ज़िंदा रह पाएगी। कुछ दवा वगैरह, मलहम वगैरह लेकर के डॉक्टर को वो वहाँ से जाने के लिए कहता है। डॉक्टर के जाते ही जीजी यहाँ पर यांजी से बात करने के लिए आती है ताकि वो उसे पनिशमेंट ना दे। यांजी गुस्से में सिर्फ उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, वो उससे बाद में निपटेगा। रीमा का केयर करना फिलहाल ज़्यादा ज़रूरी है। अगली सुबह जब रीमा की आँख खुलती है तो उसे गू का कॉल आ रहा होता है। वो उसका कॉल कट कर देती है और कहती है कि ये लड़का सुधरेगा नहीं, मुझे बार-बार क्यों ही कॉल कर रहा है। मैंने इससे अपने रिलेशन को तोड़ लिया, उसे पता नहीं था कि यांजी कमरे में ही है। यांजी से कहता है, लगता है कि तुम्हारा प्यार वापस से तुम्हें याद कर रहा है। रीमा ध्यान देती है कि यांजी उस कमरे में ही है और यांजी को समझा रही होती है कि वो मेरा कोई प्यार वगैरह नहीं है और यहाँ पर मैंने वैसे भी गू से अपना रिलेशन तोड़ लिया है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यांजी से कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस झूठ को विश्वास करूँगा? रीमा उसे काफ़ी भरोसा दिलाने का कोशिश करती है कि उससे गलती हुआ है, उसे उसके बच्चे को हर्ट नहीं करना चाहिए, उसे इस बात का एहसास है। लेकिन खूब बार-बार उसे कॉल कर रहा था। यांजी गुस्से में आकर के रीमा का फ़ोन तोड़ने ही वाला था, तभी वो कॉल उठा करके स्पीकर पे डालता है और गू रीमा को मिलने के लिए कल बुलाता है। तो यांजी समझ जाता है कि रीमा भी उसे धोखा दे रही है और वो फिर गुस्से में रीमा का फ़ोन तोड़ देता है। रीमा कहाँ ही गू से मिलने जाने वाली थी, लेकिन यांजी उसके किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो रीमा को बुली करने लगता है। वो उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? मैं पहले तुमसे प्यार करता था, अब नहीं। जिस दिन तुमने अपने हाथों से हमारे बच्चे को मारा, उस दिन से मेरा और तुम्हारा रिलेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ऐसा बोल कर के वो रीमा को बहुत ही बुली कर रहा था। नीचे से शीशा के टुकड़े गिरे हुए थे और वो
रीमा को बुली करते हुए उसका फेस उसके तरफ लेकर के जा रहा था, लेकिन तभी एक पॉइंट पर आकर के वो खुद को रोक लेता है, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। वो चाह करके भी रीमा को फिजिकली हर्ट नहीं कर सकता था। इमोशनली की बात अलग है, रीमा ने भी उसे बहुत ही हर्ट किया। वो रीमा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि मैं झूठे केस में फँस के हमेशा के लिए जेल चली जाऊँ, ताकि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सको। मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती? रीमा उसे कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। एक बार मुझ पे भरोसा करके देखो, मैं गू से अब कोई रिलेशन नहीं रखने वाली। लेकिन यहाँ जी यहाँ पर रीमा की बातों का भरोसा करे तो भला करे कैसे? आज तक रीमा ने सिर्फ उसे धोखा ही तो दिया है। वो यान जी को प्यार से किस करते हुए कहती है कि मैं अब तुम्हें किसी हालत में छोड़ करके नहीं जाने वाली। मैं प्यार करती हूँ तुमसे। लेकिन यान जी उसकी बातों का भरोसा नहीं करता है। पिछले 3 सालों से दोनों मैरिड थे और रीमा सिर्फ हर एक मौका यही क्रिएट कर रही थी कि वो कब यान जी को छोड़ करके चले जाए। ज्ञानजी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे मनाना इतना आसान है? मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं करने वाला। तुम्हारी सारी बातें झूठी हैं। अगर ऐसा होता तो तुम हमारे बच्चे को कभी हर्ट ही नहीं करते। वो बेबी इमोशन वाला बात ज्ञानजी के दिल पर इतना गहरा राज कर गया था कि वो उसे भूल नहीं पा रहा था। वो रीमा को कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। बाहर रोज गार्डन में हमारा वो वेडिंग रिंग मैंने फेंका है। तुम जाकर उसे ढूंढ लो। अगर तुमने 24 घंटे में वो रिंग ढूंढ लिया तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रीमा खुश हो जाती है। बाहर मौसम बहुत ही खराब था, उसकी तबीयत भी खराब थी, लेकिन फिर भी वो यांची से शादी करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जाती है बाहर। बहुत देर तक पूरे दिन वो उस रिंग को ढूंढते रह जाती है। रीमा के हाथ पे बहुत सारे स्क्रैचेस लग जाते हैं। दिन से रात हो जाता है, लेकिन रीमा को वो मिलता ही नहीं है। बारिश भी हो रही थी, उसकी हालत खराब हो रही होती है। वो रिंग एक्चुअल में उस गार्डन में था ही नहीं जो रीमा को मिलेगा। अचानक से रीमा बेहोश हो जाती है। ये देख कर के यान जी जल्दी जल्दी बाहर आता है और फिर रीमा को अंदर लेके जाता है। डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। बटलर सोचता है, अगर वो रीमा से इतना प्यार ही करता है तो फिर उसे टॉर्चर क्यों कर रहा है? डॉक्टर बोलती है रीमा को बहुत हाई फीवर है, ऐसी एक्स्ट्रा केयर का ज़रूरत है। रीमा जब बुखार में वैसे बेहोश थी तब यान जी यहाँ पर उसका फ़िक्र कर रहा होता है। उसके चोट जो उसके हाथों पर लगे हुए हैं, रोज़ के काँटों से, उसके थ्रॉन से वो उस पर क्रीम अप्लाई करता है। काफ़ी देर बाद रीमा को यहाँ पर होश आता है, तो वो देखती है कि यहन जी वहाँ पर नहीं है। मतलब यहन जी है, जीजी भी वहाँ पर आई है। तो यहन जी उसे कहता है, तो तुम सर हार चुकी हो, तुम्हें वो वेडिंग रिंग नहीं मिला और अब मैं जीजी से शादी करने वाला हूँ। रीमा उसे कहती है कि अभी 24 घंटे पूरे होने में 7 घंटे बाकी है और तुमने जो मुझे वक़्त दिया था, तुम मुझसे मुकर नहीं सकते हो। और वो वापस जाकर के उस रिंग को ढूँढने के लिए निकल जाती है। घर का बटलर उसे रोकने का कोशिश करता है। रीमा को समझाता है कि वो रिंग उसे कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिंग यहाँ पर है ही नहीं। रीमा सोचती है, ओह! यानी कि यानजी ने उस रिंग को फेंका ही नहीं। यानी कि वो उससे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। उसने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो जीजी से शादी करना चाहता है और वो बस उसे टॉर्चर कर रहा है और कुछ नहीं। रीमा सोचती है कि क्या इस जन्म में सच में यांजी उस पर गिव अप कर देगा? वो उससे दोबारा प्यार नहीं करेगा? उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगी है। वो सपना देख रही थी कि कैसे यांजी उसे प्रपोज कर रहा है और वो वापस से उसे रिजेक्ट कर दे रही है। वो नींद में ही रो रही होती है। यांजी प्यार से उसे किस कर लेता है। लेकिन जब भी रीमा होश में होती थी तो वो हमेशा ही उसे बुली करते रहता था। वो अपने कमरे में जाकर के रीमा से रिलेटेड सारी यादों को याद कर रहा होता है। वो दोनों एक-दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते थे, लेकिन रीमा गू से प्यार करती थी। यहाँ पर उसने अब तक बेबी की वो फ़ोटो भी सँभाल कर के रखी हुई है और इन्हीं सारी चीज़ों से वो बहुत ही हर्ट रहता था। उसने रीमा को जाने देने का सोच लिया था, लेकिन जिस दिन उसने उसे जाने दिया था, उसी दिन यहाँ पर रीमा इस तरीके से रिबॉन्ड लेकर के आ जाती है। जब रीमा जागती है, तो बटलर उसे बताता है कि एक्चुअल में ज्ञान अभी उनके बच्चे की अस्थियों को लेकर के कमरे में है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोलता है कि उसने 5 मंथ के बेबी को एबॉर्ट कराया था। तो उसने डॉक्टर से उस बेबी की डेड बॉडी को ले लिया था। यानजी से रीमा बात करने के लिए जाती है। वो उससे समझाती है, जिन चीज़ों को वो बदल नहीं सकते हैं, उन चीज़ों से उन्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए। जैसे रीमा से गलती हुई है, उसने उनके बच्चे को हर्ट किया। वो फ्यूचर में वापस से बेबी कर सकते हैं, अगर यानजी उसे मौका दे तो। वो दोबारा यानजी को कभी हर्ट नहीं करना चाहती।
यहाँ जी यहाँ पर रीमा की किसी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था। रीमा उसे भरोसा दिलाती है जो बच्चा हमसे खो गया, हम उसे इस दुनिया में वापस तो नहीं लेकर के आ सकते, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा बेबी बना सकते हैं। ये आंजी कहते हैं 3 महीने बाद मेरी और जीजी की शादी है। वो प्रेग्नेंट है और मुझे कुछ टाइटल देना होगा उसे। मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो रीमा यहाँ पर डिसाइड करती है कि ठीक है, 3 महीने तक जब तक यांजी और जीजी की शादी नहीं हो जाती है वो इस घर में रुकेगी। और अगर यांजी सच में जीजी से शादी कर लेता है तो फिर वो उसकी दुनिया से चली जाएगी। उसने सोचा था कि वो बस यांजी से माफी लेगी, घू से रिवेंज लेगी और तब यांजी की लाइफ से साइलेंटली चली जाएगी। बाहर से अगले दिन रीमा जब घर लौटती है तो यहाँ पर देखती है घर पर उसके स्लीपर्स नहीं है। जीजी उसे बताती है कि तुम्हारे इन कचड़ों को, तुम्हारे इन सामान को यांची ने बाहर फेंकवा दिया है। ऐसे भी 3 महीने में हमारी शादी होने वाली है, तो वो नहीं चाहता कि मुझे बुरा लगे कि दूसरी औरतों का सम्मान यहाँ पर है। रीमा फिर भी इन चीजों को इंड्योर करती है, बर्दाश्त करती है, क्योंकि उसका सबसे मेन काम था यांजी का दिल जीतना, उससे माफ़ी माँगना। जीजी से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। वो उसे जितना भी बुली कर रही थी, वो सब कुछ झेलने के लिए तैयार थी। बस शर्त इतना था कि यांजी उससे मान जाए। रीमा अपने कमरे में जाती है और यांजी का ड्रेस जो कि उसने फाड़ दिया था, उसे वापस से रिपेयर करने का कोशिश कर रही थी। तभी याची वहाँ पर आता है और वो रीमा पर गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है? वो इस ड्रेस को क्यों ही रिपेयर करा रही है? उसने तो इस ड्रेस को गार्बेज बोला था। रीमा उसे कहती है हाँ, और उसे इस बात का अफ़सोस है। लेकिन ये पहला गिफ्ट है जो कि रियान जी ने उसे दिया है। रियान जी रीमा को उस ड्रेस में आग लगा देता है, गुस्से में आकर के। लेकिन रीमा यहाँ पर जैसे-तैसे उस आग को बुझाती है और वो ड्रेस सँभाल कर के रख लेती है। कहती है कि चाहे वो उससे जितना भी नफ़रत कर ले, लेकिन रीमा उसे छोड़ कर के नहीं जाने वाली है। रियान जी उसे कहता है तुम्हारा तो चांस ही नहीं है। 3 महीने में यहाँ पर वो जीजी से शादी कर रहा है। वो रीमा को जीजी के लिए शादी का वेडिंग गाउन बनाने के लिए बोल देता है। रीमा हर्ट तो होती है, मन ही मन सोचती है उसका भी दिल है, बुरा उसका भी लगता है, लेकिन जिस हद तक उसने यांजी को हर्ट किया है उसके हिसाब से तो ये बहुत ही कम है। रीमा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे 3 महीने तक इस घर में रहना है, तो इसी के लिए वो ड्रेस डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। वो कुछ ड्रेसेस ऐसे इंस्पिरेशन लेकर के डिज़ाइन करती है, स्केच बनाती है और अगले दिन जीजी के लिए ड्रेस बनाने लगती है। यांजी यहाँ पर आकर के उसके ड्रेस की बुराई करने लगता है और कहता है जीजी को इस ड्रेस में ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। रीमा उसे कहती है आई एम सॉरी, मुझे जीजी के पसंद नापसंद के बारे में नहीं पता और ना ही तुम लोगों की स्वीट मेमोरीज के बारे में पता है, जिसके हिसाब से कि मैं यहाँ पर ये वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन कर सकूँ। मेरी जो मेमोरीज हैं तुम्हारे साथ, उसके हिसाब से ये ड्रेस मैंने डिज़ाइन किया है। इस बात पर यान उसे कहता है ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है, जो तुमने इसे अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, ये ड्रेस जीजी के लिए है। तो अगर तुम्हें उसकी पसंद जाननी है तो उसे जाकर के पूछनी होगी। रीमा ने एक ड्रेस स्केच किया था, गुस्से में आकर के यान जी उस स्केच को श्रेड कर देता है। रीमा को वो कहता है तुम्हें ड्रेस दोबारा डिज़ाइन करना होगा। रीमा को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो फिर भी यान जी के साथ रहने के लिए इस बात के लिए भी मान जाती है। और फिर सोचती है कि वो कहाँ से उनके मतलब ड्रेस के लिए इंस्पिरेशन लें और कहाँ से यांजी और जीजी के मेमोरीज को ढूंढे। वो सोचती है कि शायद यांजी के लैपटॉप में वो मेमोरीज होगा, तो वो उन्हें ढूंढने के लिए जाती है। जहाँ पर कि उसे याद आता है कि पहले यांजी ने यहाँ पर रीमा को उसका पासवर्ड बताया था लैपटॉप का कि उसका बर्थडे है। रीमा अपना बर्थडे डालती है तो वो लैपटॉप खुल भी जाता है। अब भी यहाँ पर यांजी ने वही पासवर्ड रखा था। जब वो उसे ओपन करती तो उसमें जीजी के कोई फोटोज नहीं थे। सारे फोटोज अब तक रीमा के थे, जो कि उन्होंने अपने साथ वक्त बिताया था। रीमा सोचती है वैसे भी वो यांजी की लाइफ से जब जा रही है और ये फोटोज उन्हें हर्ट कर रहे हैं, तो वो इन फोटोज को रख के क्या करेगी। वो उन सारे फोटोज को डिलीट कर देती है और फिर यांजी के कमरे में जीजी के और फोटोज को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे केवल अपने हार्ड कॉपी फोटोज मिलते हैं। तो वो सोचती है कि शायद यांजी और जीजी के फोटोज दूसरे घर में रखे हुए होंगे। वो इन हार्ड कॉपी फोटोज को भी ले लेती है और सोचती है अब इन फोटोज की, इन मेमोरीज की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। जी के लाइफ से जब जा रही हूँ, तो उन्हें हार्टफुल चीज़ें रखने का क्या ही फ़ायदा है। वो हॉल में जाती है और एक-एक करके उन फ़ोटोज़ को जलाने लगती है। वो बहुत ही सैड थी, लेकिन उसे यही राइट डिसीज़न लगता है। तभी वहाँ पर यांजी आता है और वो रीमा को पीछे से देखता है, बस समझ नहीं पाता है कि रीमा अपने ही फ़ोटोज़ को बर्न कर रही है।
अब यहाँ पर रीमा सोचती है कि शायद उसे यांजी की लाइफ से चले ही जाना चाहिए क्या? यांजी उसे माफ़ नहीं करेगा और वैसे भी वो और जीजी शादी करने वाले हैं। वो लास्ट यांजी का फ़ोन चेक करने के लिए जाती है, ताकि वहाँ से भी वो फ़ोटोज़ को डिलीट कर सकें और इस तरीके से उसे जीजी के कोई फ़ोटोज़ नहीं मिलते हैं, सिर्फ़ रीमा के ही फ़ोटोज़ थे। तो वो उसके फ़ोन से भी सारे फ़ोटोज़ को डिलीट कर देती है। उसे अपने बेबी का भी फ़ोटो वहाँ पर मिलता है और रीमा का दिल टूट जाता है। इधर जीजी यांची को ढूंढते उसके कमरे में जा रही थी। उस कमरे में रीमा थी, दैट्स वाई घर का बटलर उसे रोक लेता है और जीजी को उस कमरे में नहीं जाने देता। रीमा उन फोटोज को डिलीट कर देती है। यांची को डाउट ना हो, इस वजह से वो जल्दी जल्दी वहां से निकलती है और यांची को पता नहीं चलता है कि रीमा क्या कर रही है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, अपना फ़ोन चेक करता है, तो उसे पता चलता है रीमा ने उसके फ़ोन से सारे फोटोज डिलीट कर दिए। वो जल्दी-जल्दी घर लौटता है, काफ़ी गुस्से में था। घर जाता है तो देखता है कि रीमा ने उसके सारे फ़ोटोज़ को भी हटा दिया है, हार्ड कॉपी को। वो रीमा पर गुस्सा करने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया? उसने उसकी चीज़ों को हाथ क्यों लगाया? रीमा कहती है कि वैसे भी उन फ़ोटोज़ और मेमोरीज़ का क्या मतलब है? यान्जि उससे इतनी नफ़रत करता है और वो चीज़ें सिर्फ़ उसे हर्ट ही करेगी, तो वो फ़ोटोज़ को रखने का कोई मतलब नहीं है। वो धीरे-धीरे करके उसे खुद को यांजी की लाइफ से पूरी तरीके से ख़त्म करी है। यांजी रीमा पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि उसने उसकी चीज़ों को हाथ क्यों लगाया। वो रीमा को कहता है कि ठीक है, तुमने वैसे भी जब अपने निशान मेरे लाइफ से ख़त्म कर ही लिए हैं, तो तुम्हें इस घर में रहने का अब कोई हक नहीं है। तुम चली जाओ यहाँ से। इस बार रीमा ओके कह देती है। सोचती है कि शायद यही सही रहेगा, उसके लिए भी और यांजी के लिए भी। यहाँ पर वो अपने सामान को पैक करके वहाँ से जा रही होती है। जीजी उसको इंसल्ट करने के लिए कहता है कि ड्रेस जो तुमने पहना है वो भी यहाँ पर यांजी ने ही तुम्हें दिया है, तो अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें ये ड्रेस खोल करके जाना पड़ेगा। रीमा यांजी से कहती है ये ड्रेस कम से कम मुझे लेकर के जाने दो, वरना मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं रहेगा। यांजी उसकी बात मान जाता है। रीमा के जाने के डिसीजन से वो बहुत ही गुस्सा था। गुस्से में शीशा का ग्लास अपने हाथ में तोड़ लेता है। रीमा उसे समझाने के लिए आती है और कहती है कि वो अब भी यांजी से उतना ही प्यार करती है। उसे अपनी गलती का एहसास है, उसे गो के साथ मिल करके यांजी को धोखा नहीं देना चाहिए था। बट वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं और वहाँ से उठ करके चले जाता है। रीमा सोचती है कि शायद वो उससे प्यार नहीं करता। यांजी अपना हार्ड ड्राइव ढूंढता है जिसमें कि उसने रीमा की सारी मेमोरीज को कैप्चर करके रखा था। उसे ध्यान आता है रीमा अपने सामान के साथ साथ वो हार्ड ड्राइव भी लेकर के चली गई है। वो रीमा को ढूंढते हुए बाहर जाता है। अभी तो रीमा सोचती है उसके पास तो रहने के लिए घर नहीं है, वो अपने इतने सारे सामान को कहाँ ही लेकर के जाएगी, तो वो उन सामान को भी वहीं पर जला देती है, ये सोचते हुए कि वैसे भी अब इन चीज़ों की मेमोरीज की कोई वैल्यू नहीं है जब यांजी ही साथ नहीं है। तो पूरी चीज़ें ऐसे जल रही होती है। यांजी वहाँ पर आता है, जल्दी जल्दी आग बुझाने का कोशिश करता है। रीमा पर वो गुस्सा कर रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी लास्ट मेमोरी उसने उसके हार्ड ड्राइव को क्यों जलाया। रीमा हार्ड ड्राइव के बारे में नहीं जानती थी। यांजी को खून की उल्टियाँ होने लगती है, वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा वाला हर्ट था। रीमा की लास्ट मेमोरीज उन हार्ड ड्राइव में थी और अगर वो मेमोरीज भी चली जाती तो यांजी रीमा के बिना शायद जिंदा नहीं रह पाता। जैसे तैसे आग वहाँ पर बुझाया जाता है और रीमा यहाँ पर देख के शौक दे के चल कह रहा है। यांजी उस राख में से वो हार्ड ड्राइव निकालता है जो कि थैंकफुली सेफ था और वो उस हार्ड ड्राइव को अंदर लेकर के चले जाता है। यांजी को समझ नहीं आता कि इस हार्ड ड्राइव में क्या है। घर का बटलर बताता है कि इस हार्ड ड्राइव में उसकी मेमोरीज है और यांजी रीमा की मेमोरीज को कभी इस तरीके से खत्म होने नहीं दे सकता। रीमा सोचती है शायद अगर वो कुछ दिन और यांजी के साथ रहने का कोशिश करे तो वो उसे माफ कर दे। उसे सिर्फ और सिर्फ यांजी की माफी चाहिए थी, प्यार की तो वो उम्मीद भी नहीं कर सकती। घर के अंदर जाकर के यांजी रीमा की उन मेमोरीज को प्ले करके देख रहा होता है और उसकी तबीयत खराब थी, वो दवा लेने से भी मना कर रहा था। घर का बटलर रीमा के घर में आने पर बताता है कि यांजी को तुम ही समझा सकती हो, जाकर वो उसको दवा दो, उसकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर को भी वो डांटते हुए वहां से जाने के लिए कहता है। रीमा डॉक्टर से दवा लेकर के यांजी से बात करने के लिए जाती है। यांजी का वो केयर करते हुए उसके हाथों पर ऐसे दवा लगाती है जो कि आग में से वो हार्ड ड्राइव निकालने की वजह से ऐसे बर्न हो गया था।
यान जी बहुत टाइम बाद नोटिस करता है कि रीमा जेनुइनली यहाँ पर उसका केयर कर रही है, वो दवा नहीं खा रहा था। तो इस तरीके से वो उसे किस करके वो दवा खिलाती है और यहाँ से यान जी धीरे-धीरे रीमा को लेकर के पिघलने लगा था। वो उसे धीरे-धीरे माफ़ करने लगा था। उसकी तबीयत खराब थी और रीमा उसे हग करके उसे काम डाउन करने का कोशिश कर रही होती है। वो उसे कमरे में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो उसे दवा वग़ैरह देती है, मेडिसिन देती है। यान जी मेडिसिन खाने के लिए तैयार नहीं था, तो वो उसे माउथ टू माउथ इसी तरीके से मेडिसिन ट्रांसफ़र करती है। यान जी को रीमा का ये केयर अब बहुत ही अच्छा लग रहा था और यहाँ पर रीमा नहीं जानती थी कि यान जी उसे माफ़ करेगा नहीं, बस वो अपना काम कर रही थी। दोनों के बीच यहाँ पर रोमांस हो रहा होता है। घर का बटलर रीमा को आराम करने के लिए बोलता है, तो वो कहती है कि नहीं, यांजी का केयर करना ज़्यादा ज़रूरी है, बट वो पूरी रात नहीं सोई थी। थोड़ी देर के लिए सिर्फ वो अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए जाती है। यांजी जगता है, तो देखता है कि रीमा उसके पास नहीं है, तो वो गुस्से में उठ करके ठंडे पानी से नहाने के लिए चले जाता है। ये और उसकी बच्चों वाली हरकतें, रीमा को बुलाया जाता है। वो आकर के यांजी को रोकती है ऐसा करने के लिए और उस पर गुस्सा करने लगती है। कि क्या वो बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है? अभी-अभी वो फ़ीवर से उठा हुआ है और देखो वापस उसका फ़ीवर चढ़ने लगा। वो उसे टॉवल से कवर अप करती है ताकि उसे कोल्ड ना लगे और फिर जल्दी-जल्दी यांजी को कमरे में लेकर के जाती है। उसे अपने हाथों से खाना खिला रही होती है, तभी उसे बार-बार गू का वापस से कॉल आ रहा होता है और यांजी का ये देख कर के मूड ख़राब हो जाता है और वो गुस्से में वहाँ से उठ कर के चले जाता है। रीमा को घर का बटलर कहता है कि गू का आता हुआ कॉल देख करके कि अंजी का मूड खराब हो गया और वो वहां से चला गया। तो रीमा यहाँ पर गू का नंबर ही ब्लॉक कर देती है। यांजी ने यहाँ पर रीमा को जीजी से पूछने के लिए कहा था कि उसका पसंद क्या है ड्रेस में, तो वो उस बातों को जानने के लिए वहां पर जाती है। जीजी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ थी और वो इस सिचुएशन का फायदा उठाती है रीमा को परेशान करने के लिए। रीमा वहां पर नोटिस करती है कि जीजी के थाई पर भी सेम टैटू बना हुआ है, जो कि कभी यहाँ पर यांजी ने उसे अपने हाथों से बनाया था और वो काफी यूनिक था क्योंकि उसने बनाया था। वो सोचती है इट मीन्स कि पर्सन मैटर नहीं करता है यांजी के लिए अब, और वो किसी की भी बॉडी पर वो टैटू बना करके उसे अपना बना सकता है। उसका दिल यहाँ पर आकर के बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ यांजी से कोई शिकायत नहीं करती है क्योंकि उसने फाइनली उसे छोड़ करके जाने का डिसाइड कर लिया था। वो तो बस उसे माफ़ी मिलने तक का इंतज़ार कर रही थी। वो जीजी का वो वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहती है, यांजी ने मुझे ये वेडिंग रिंग दिया है और हम दोनों शादी करने वाले हैं। रीमा से कहती है, तो मुझे क्यों शो ऑफ कर रही हो? मैं उसी चीज़ का तो तैयारी करने के लिए यहाँ पर आई हूँ ना। मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम्हारी पसंद पूछ सकूँ कि तुम्हारी शादी का ड्रेस में तुम्हें क्या चाहिए। उसकी दोस्त लोग यहाँ पर मिल करके रीमा को बुली कर रही होती है इस तरीके से जीजी के कहने पर, और वो लोग उसे उसकी काफ़ी पिटाई वगैरह भी लगा देते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर अचानक से इस तरीके से यान-जी आ जाएगा। जब वो यहाँ पर आता है तो जीजी रीमा का कंप्लेन करने के लिए जाने लगती है कि अरे मेरे दोस्त लोग तो यूं ही ऐसे मजाक कर रहे थे और रीमा तो कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले ली। लेकिन वो रीमा को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम्हें किसने हर्ट किया है, लेकिन रीमा उन्हें नहीं बताती है कि उसे किसने हर्ट किया है। और इस तरीके से वो बटलर को जल्दी ही सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे जानना था किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो उसकी वाइफ को इस तरीके से bully करे। केवल वो ही रीमा को bully कर सकता था और कोई नहीं। रीमा का दिल टूट गया था, वो यांजी को नहीं बताती है और कहती है क्या फ़र्क पड़ता है। वो समझ नहीं पाता है अब तक रीमा उसे मनाने के पीछे पड़ी थी, तो फिर वो उसके साथ वापस से इतना कोल्ड बिहेवियर क्यों कर रही है। यहाँ पर वो रीमा को कहता है कि बताओ तुम्हें किसने बुली किया है, कि तुम मुझे जब छोड़ करके जाओगी तो बाहरी दुनिया तुम्हें बुली ना करे, मैं तुम्हें वापस से रिस्पॉन्ड बैक करना सिखा रहा हूँ। समझ जाता है कि यहाँ पर उसके दोस्तों ने उसे बुली किया होगा। वो लोग यहाँ पर यांजी से माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन यांजी कहाँ ही उन्हें माफ़ करने वाला था। और इस तरीके से जो रीमा होती है वो जा करके उन्हें थप्पड़ लगाती है क्योंकि उसने उन लोगों ने उसे काफ़ी बुली किया था। जीजी उन्हें रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे जाने दें क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्त तो सिर्फ मज़ाक कर रहे होते हैं। रीमा कहती है, ओह! मज़ाक ऐसा होता है? उसे बहुत ज़्यादा बुली किया गया था। फिर वो यांजी के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारी ही फियांसे ने ऐसा करने के लिए अपने दोस्त लोगों को बोला था, तो बोलो तुम किस पर भरोसा करोगे? जीजी यहाँ पर पेट में दर्द होने की एक्टिंग करने लगती है और यांजी यहाँ पर जीजी को लेकर के जाता है डॉक्टर को दिखाने के लिए।
रीमा को लगने लगता है कि शायद वो जीजी पे ट्रस्ट कर रहा। हॉस्पिटल जाकर के वो बोल रही होती है कि एक्चुअल में यहाँ पर जीजी झूठ बोल रही हैं और मैंने कोई bully नहीं किया। लेकिन यानी यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और देखता है कि जीजी कैसे उसे bully कर रही है। वो उसे वार्न करता है कि अगर तुम मेरे भाई के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ता। रीमा मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तुम समझ भी नहीं सकती हो। उसे केवल मैं bully कर सकता हूँ और कोई नहीं। बटलर भी यांजी को अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर जीजी उसके भाई के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है। वो उसे वार्न करता है कि अगर वो दोबारा रीमा को कभी भी परेशान करती दिख गई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। रीमा उसी हॉस्पिटल में आई हुई थी क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। तभी वहाँ पर गू उससे मिलने के लिए आता है और वो रीमा से इमोशनल बातें करने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पर यान जी कमरे से गुजर रहा था तो वो गू और रीमा की बातों को सुनता है। वो सुनना चाह रहा था कि रीमा क्या रिएक्ट कर रही है। रीमा उसे कहती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या प्लान कर रहे थे? मेरी इमोशनल होने का फ़ायदा उठा करके तुम मेरे और मेरी हस्बैंड के बीच ऐसे लड़ाई लगवाते हो। मुझे पता है कि मेरी इस सौतेली सिस्टर के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तुम यांजी से जलते हो कि अपने घर का एडॉप्टेड सन होने के बावजूद भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल खुद को कैसे बना लिया। इसी वजह से उसे हराने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तुम्हें पता था कि यांजी मुझसे प्यार करता है। तुम्हारी तो औकात है नहीं यहाँ पर यांजी को हराने की। इसीलिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया था। बट अब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। जब वो यहाँ पर रीमा को इस तरीके से गू की पिटाई करते हुए देखता है तब जाकर के यहाँ पर रीमा को यांजी को थोड़ा-सा रिलैक्स मिलता है और उसे 2% और रीमा पर भरोसा हो जाता है कि रीमा यहाँ पर उसे झूठ नहीं कह रही है और अब वो गू के साथ सच में नहीं रहना चाहती। वो गुस्सा होकर के गू को वहाँ से जाने के लिए कह थी। गू वहाँ से जा रहा होता है तो रीमा वो रखा हुआ पानी जो गंदा था उठा कर के गू पर फेंकने वाली थी, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और सामने यांजी था। पानी उस पर पड़ जाता है। इस बात पर गो हंसने लगता है तो यांजी उसकी पिटाई लगा देता है। रीमा आकर के उसे रोकते हुए कहती है, कानून हाथ में क्यों ले रहे हो? इसे मैं बाद में पनिशमेंट दूंगी। रीमा उसे कहती है कि तो अब तुम्हें भरोसा हुआ कि मैं सच में गो के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। यांजी उसे कहता है वो तो पता नहीं, लेकिन जब तुमने गो की पिटाई की तब मुझे बहुत ही सुकून मिला। भले ही तुम एक्टिंग कर रही हो लेकिन मुझे अच्छा लगा। रीमा से कहती है कि वो एक्टिंग नहीं कर रही, उसे पता चल गया है कि यांजी एक्चुअल में उससे प्यार करता है। जी यहाँ पर रीमा पे भरोसा तो करना चाहता था लेकिन इतनी आसानी से चीज़ें भरोसे के लायक नहीं बनती ना। वो रीमा को एक मौका देता है और कहता है कि ठीक है, अगर रीमा ने दोबारा कभी उसे झूठ बोला या कभी उसे हर्ट किया तो फिर वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। रीमा कहती है कि ये एक मौका बस काफ़ी है। लेकिन रीमा और यांजी के बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो अब भी क्लियर नहीं हुए थे, जिन्हें कि रीमा को क्लियर करना था और वो धीरे-धीरे करके एक-एक करके सारी चीज़ों को क्लियर करेगी। यान जी यहाँ पर रीमा के ग्रैंडमदर के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर का इंतज़ाम करता है और वो लोग ऑपरेशन पूरा होने का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं रीमा को कि इस तरीके से ग्रैंडमदर का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। वो लोग ये बात सुन कर के काफ़ी खुश थे। टायर्ड होने की वजह से रीमा बेहोश हो जाती है। तो फिर वो उसे घर लेकर के जाता है और रीमा को होश आता है तो वो उसका ख्याल कर रहा था। रीमा पूछती है, मेरी ग्रैंडमदर तो ठीक है ना? यान जी कहते हैं कि हाँ, ग्रैंडमदर ठीक है, तुम्हें उनकी ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बटलर बताता है कि किस तरीके से यान जी ने यहाँ पर इतने देर तक रीमा का ख्याल रखा है। रीमा जानती थी यहाँ पर कि यान उससे प्यार करता है, सिर्फ़ वो उससे गुस्सा है और वो उससे मना ही लेगी और फाइनली धीरे-धीरे करके वो उससे मना ही लेती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि गू की पिटाई करने में यान का यहाँ पर हाथ इस तरीके से इंजर्ड हो गया है, तो वो भी उसका केयर करने लगती है और कहती है कि इस तरीके से तुम्हें गू को पीटने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। फिर वहाँ पर वो कहती है कि अब तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। मैं टायर्ड हूँ ना, तो क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? कि हाँ जी, तो रीमा के लिए अपनी जान तक ज़ाहिर करके हाज़िर करके रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें क्या थी? वो उसे खाना खिला रहा होता है। दोनों के बीच यहाँ पर कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। यान जी रीमा को बताता है कि एक्चुअल में जीजी उसके मरे हुए भाई की गर्लफ्रेंड है और वो उसकी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है।
रीमा कहती है, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है। यान जी कहता है, नहीं, मैंने ये बात कभी नहीं बोला। मैंने बोला कि उसके पेट में हमारे खानदान का बच्चा है। मैंने ये कभी नहीं बोला कि मैंने उसे प्रेग्नेंट किया है। तुम्हारे अलावा मैं किसी और को कैसे ही टच कर सकता हूँ? मैं तुमसे इतना प्यार जो करता था, इसी वजह से मुझे जीजी का इतना ख्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये बेबी हमारी फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीमा समझ जाती है कि जीजी जानबूझ करके उसके और यान के बीच ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कोशिश कर रही है, ताकि वो दोनों अलग हो सके। वो तो वैसे भी यान को छोड़ कर के जाने नहीं वाली थी, और अब जब ये चीज़ें क्लियर हो गई है कि वो उसका नहीं, उसके भाई का बेबी है, तो फिर तो और कोई चांसेस नहीं है उसे छोड़ कर के जाने का। डे बाय डे यान्जी और रीमा का प्यार वापस लौट रहा होता है। यान्जी मन ही मन में रीमा को पूरी तरीके से माफ कर चुका था, और रीमा इस बात को नहीं समझती है। वो यान्जी का और ज़्यादा प्यार पाने की कोशिश कर रही होती है, और यहाँ पर उन दोनों का रोमांस इस तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। रीमा बातों बातों में यान्जी से पूछती है कि मैंने ये सेम टैटू जीजी के थाई पर देखा था, क्या तुमने ये टैटू उसके लिए बनाया है? बटलर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यान्जी ने पर्सनली रीमा के लिए वो टैटू बनाया था। वो पता लगा के बताता है कि जीजी कुछ टाइम पहले दूसरे शहर गई थी और उसने वहाँ पर ये टैटू बनाया है। वो यहाँ पर जीजी को कॉल करता है और बोलता है कि उसे ये टैटू क्यों बनवाया था। जीजी बहाना कर देती कि उसे टैटू काफ़ी पसंद आया था, लेकिन उसने सिर्फ रीमा को जेलस फील कराने के लिए ऐसा किया था। यान्जी जीजी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि 10 मिनट है तुम्हारे पास, इस टैटू को अपने बॉडी से गायब करो, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। इसके बाद रीमा से पूछती है कि जब तुम आए थे तब मैंने तुम्हारे बॉडी पे ये लिव बाइट देखा था। तो यान से कहता है, वो तो घर के बटलर से मैंने बनवाया था, ताकि तुम्हें भरोसा दिला सकूं कि मैं किसी और के साथ हूँ। रीमा हंसते हुए कमरे में चली जाती है। यान जी यहाँ पर आता है, वो उसे स्टोरी सुनाने के लिए कहता है और एक बुक देता है। ये बुक यहाँ पर रीमा ने यूं ही यान जी को दे दिया था। ये बुक अच्छा नहीं था, लेकिन यान्जी ने इस बुक को भी सँभाल कर के रखा हुआ था, क्योंकि वो रीमा की तरफ से फर्स्ट गिफ्ट था। ये देखते ही रीमा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है, आई एम सॉरी, मैं कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। और फिर वो दोनों यहाँ पर मेकआउट करते हैं। रीमा यहाँ पर यान्जी से बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करने लगी थी, और कहीं न कहीं यान्जी भी अब इन चीज़ों पर भरोसा कर रहा था। अगले दिन रीमा उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर कर रही होती है, तो यान्जी यहाँ पर आता है। वो कहता है, मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, तुम्हारे हाथ ऐसे जलने के डर है ना। रीमा उसे कहती है, लेकिन मुझे पसंद है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं अपने प्यार से अपने हाथों से तुम्हें बनाया हुआ खाना खिलाती हूँ तो। घर का बटलर बोलता है कि पिछली बार जो रीमा ने खाना बनाया था, यान्जी ने उसे डस्टबिन में फेंकने के लिए बोला था, लेकिन वो बाद में जाकर के वापस से उस फूड को निकाल कर के खाया था। रीमा को ये बात पता चलता है, तो वो यान्जी को कहती है कि वो दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। फिर जब यान्जी अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तो रीमा यहाँ पर उसके लिए उसके फेवरेट फ्लेवर का चॉकलेट बना के लेकर के जाती है। वो कह रही है, पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, तो मुझे पता चला कि तुम्हें ब्लूबेरी का फ्लेवर काफ़ी पसंद है। दैट्स वाई यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए ये फ्लेवर बना कर के लेके आई हूँ। धीरे-धीरे मैं तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में ज़रूर ही जानूँगी। जब यान्जी को पता चलता है कि जीजी के बेबी को कुछ हो गया है, तो वो जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल में देखने के लिए जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर जेसी के बॉडी पर ही यान्जी ने ये टैटू बनाने के लिए बोला था, ये बोलते हुए कि तुम मेरे भाई को कभी मत भूलो कि एक्चुअल में तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी। दैट्स व्हाई मैंने ऐसा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं है, तुमने ये सेम टैटू अपने बॉडी पर क्यों बनाया है? रीमा के मन में ये कन्फ्यूजन डालने के लिए। दोबारा अगर कभी तुमने ऐसा कुछ करने का कोशिश भी किया, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि जीजी प्रेग्नेंट है और उन्हें यहाँ पर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयर का ज़रूरत है। अगर उसकी बॉडी में किसी भी तरीके का अगर इन्फेक्शन होता है, तो वो बेबी के लिए लॉस मेकिंग हो सकता है। अब यहाँ पर इस तरीके से वो डॉक्टर्स उसे कहते हैं, तो वो उस बच्चे को सँभाल करके रखने के लिए बोलता है। वो बेबी किसी हालत में हर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए मिलने के लिए चली जाती है। इस तरीके से रीमा से और उसे वो भड़का रही होती है, और कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं और यहाँ जल्दी ही शादी करने वाले हैं, फिर भी तुम यहाँ पर। वो जानबूझ कर के रीमा को उकसाती है कि रीमा उसे धक्का दे और वो इस तरीके से नीचे गिर जाए। वहाँ पर कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता है,
इसी वज़ह से उसने ऐसा कराया था और उसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जब यानजी वहाँ पर आता है तो वो ये देख कर के जीजी को हॉस्पिटल लेकर के जा रहा होता है। वो उसे कहती है कि रीमा ने उसे धक्का दिया है। लेकिन वो लेकिन वो उसकी बातों पे भरोसा करेगा या नहीं, ये अलग बात है। फिलहाल जीजी का केयर करना ज़्यादा ज़रूरी था, उसे हॉस्पिटल लेकर के जाना ज़्यादा ज़रूरी था। इसी वज़ह से वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है और वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि बेबी अब सेफ नहीं है। उसका बेबी एबॉर्ट हो चुका है। जीजी यहाँ पर इतना बड़ा दाँव खेली थी, यांजी का सिंपैथी पाने के लिए, लेकिन वो कहता है, "तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूँगा कि रीमा ने तुम्हें धक्का दिया है? वो ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि उसे पता था कि ये मेरा नहीं, मेरे भाई का बच्चा है। ऑब्वियस सी बात है, जीजी जानती थी कि वहाँ सीसीटीवी नहीं है, इसी वजह से उसने इतना बड़ा दाँव खेला था, लेकिन यांजी उस पे ट्रस्ट नहीं करेगा, उसे उसकी बातों का भरोसा नहीं था। वो बार-बार यही कह रही थी कि वो मुझसे जेलस हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ थी। यांजी उसे कहता है बकवास करना बंद करो, मुझे रीमा पर पूरा भरोसा है। फिर वो अपने भाई के ग्रेव पर जाता है जहाँ पर कि वो बहुत ही सैड था कि वो अपने भाई के बच्चे को बचा नहीं पाया। इधर ही माँ सपना देख रही होती है कि यान जी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है और इस तरीके से उसे हर्ट कर रहा है। तभी उसे उसके भाई का कॉल आता है और वो उसे हॉस्पिटल लाने के लिए बोलता है। रीमा को लगा था कि शायद ग्रैंडमदर की तबीयत खराब है तो वो वहाँ से निकलती है। जाने से पहले उसने यान जी को कॉल भी किया था, लेकिन यान जी उसका कॉल पिकअप नहीं करता है और फिर रीमा इस तरीके से चुपचाप अकेले वहाँ के लिए निकल जाती है। उसे याद आता है उसका भाई उसे छोड़ कर के उसकी सौतेली सिस्टर को ज़्यादा भाव दिया करता था। हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि मैटर ग्रैंडमदर का नहीं है, मैटर यहाँ पर उसकी सौतेली सिस्टर का है। वो हमेशा ही तबीयत खराब होने का एक्टिंग करके जीजी से ब्लड डोनेट करने के लिए मजबूर करती रहती थी। इस बार जब उसका भाई रीमा को अपनी बहन को ब्लड डोनेट करने के लिए बोलता है तो रीमा साफ तौर से मना कर देती है। क्योंकि उसे सच्चाई पता था, लेकिन उसका भाई वहाँ पर गार्ड्स लोगों को ऑर्डर दे देता है और रीमा को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में लेकर के जाया जाता है। इधर जब यान घर पर आता है, तो उसे पता चलता है कि रीमा घर पर नहीं है। सोचने लगता है कि वो किधर गई होगी। घर की मेड बताती है कि अचानक से कहीं निकल कर के चली गई थी। वो फ़ोन देखता है तो रीमा के बहुत से कॉल्स थे। वो उसे कॉल बैक करता है लेकिन रीमा फ़ोन नहीं उठाती है। उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है। उसे लगता है कि कहीं रीमा गलत तो नहीं समझ रही कि वो जीजी की बातों का भरोसा कर रहा है। दूसरी तरफ रीमा को हॉस्पिटल में लेकर के जाया जाता है और ज़बरदस्ती यहाँ पर उसका ब्लड निकाला जाता है, इतना ज़्यादा कि रीमा की हालत ख़राब होने लगती है। हालाँकि यहाँ पर जो उसकी सौतेली सिस्टर थी, उसने सिर्फ़ ये तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाया हुआ था और इन दोनों का तो ब्लड ग्रुप भी सेम नहीं था। और इस तरीके से वो रीमा का मज़ाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी खुद की फैमिली तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे कम्पीट करना चाहती हो। इसका इतना बुरा हालत होगा एंड में, मैं बता देती हूँ। ये बहुत ही बुरी लड़की थी। यहाँ पर रीमा उसे कहती है सिर्फ कुछ देर और, फिर देखो तुम्हारा क्या होने वाला है। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ मुझे बुली कर रही हो तो तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें अपना फ्यूचर अभी नहीं देखा है। जैसे उसका भाई यहाँ पर आता है तो वो वापस से रीमा को डांटने लगता है कि तुम बहन को खून देने के बजाय खून ऐसे बर्बाद कर रही हो। रीमा कहती है कि तुम सच में समझना नहीं चाहते कि तुम्हारी सो कॉल्ड सिस्टर का तबीयत खराब नहीं है। वो रीमा पर गुस्सा करने लगता है कि वो तमाशा कर रही है और उसकी ऐसे पिटाई लगाई जा रही होती है और यहाँ पर उसकी बहन इन सिचुएशन का फुल ऑन मजा ले रही थी। यांजी को फील हो जाता है कि रीमा को कोई हर्ट करने वाला है। वो जल्दी-जल्दी उसे ट्रैक करते हुए उस प्लेस के लिए पहुँच रहा था। रीमा खुद को बचाते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकली थी, उसका बस से एक्सीडेंट होने वाला था, तभी यांजी आके उसे सेव कर लेता है और रीमा उसे देखते ही बेहोश हो जाती है। रीमा को वही हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि इसकी बॉडी में खून की कमी है। यांजी को पता चलता है कि रीमा से ज़बरदस्ती उसके भाई ने ब्लड डोनेट करवाया था। वो उसके भाई की इतनी पिटाई लगाता है कि उसका हालत ख़राब हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? उसने इल्लीगल तरीके से रीमा के बॉडी से ब्लड निकाला था, तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। वो कहता है कि रीमा उसकी वाइफ़ है, उसका तुम्हारी फैमिली से कोई रिलेटेड नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रीमा को बचाए जाने के लिए ब्लड चाहिए था। अब उसके हिसाब से तो उसने उसकी बहन को वो ब्लड दिए थे, तो उसकी बहन के बॉडी से वापस से वो ब्लड निकालने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स आकर के बताते हैं कि उसकी बहन का तो वो ब्लड ग्रुप है ही नहीं, जो कि रीमा का है। उसका भाई समझ जाता है कि उसकी बहन इतने दिनों से उसे उल्लू बना रही थी, लेकिन अब वो इस क्राइम में शामिल तो हो ही चुका था। वो गर्ल अभी बेहोश होने की एक्टिंग ही कर रही होती है और यानजी कहता है वो इस लड़की को ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। अगर आज रीमा को कुछ हो गया तो जैसे-तैसे करके रीमा के ब्लड का इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है और उसकी बॉडी में
ब्लड चढ़ाया जाता है, तब जाकर के उसकी जान बचती है। उसके भाई को जेल भेज दिया जाता है। यान जी यहाँ पर रीमा के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद रीमा जब यहाँ पर होश में आती है, तो वो देखती है कि यान जी वहाँ पर है। तब जाकर के वो थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करती है कि यान जी ने उसकी जान बचाई है और वो उसके साथ है। वो उसे कहती है, "क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने जीजी और उसके बच्चे को हर्ट किया होगा?" वो कहता है, "नहीं पागल लड़की, मैंने कभी तुम पर डाउट किया ही नहीं था। मैं तो यहाँ पर जीजी को सिर्फ़ हॉस्पिटल इसलिए लेकर के गया था, ताकि वो भाई का बच्चा था और मैं उसकी जान बचा सकूँ। लेकिन बेबी अब अबॉर्ट हो चुका है और वो अब तुम्हें कभी परेशान करने के लिए नहीं आएगी।" रीमा यहाँ पर ये बात सुन कर के रिलैक्स फ़ील करती है कि चलो कम से कम यहाँ पर यान जी ने उसकी बातों का भरोसा तो किया। घर जाकर के रीमा ने यान जी का वो स्कार्फ पूरी तरीके से कंप्लीट किया था। वो अब भी उसे कॉल कर रहा होता है तो वो दूसरे नंबर पर भी उसको ब्लॉक कर देती है। यान जी यहाँ पर आता है तो रीमा उसे वो स्कार्फ देती है और कहती है, देखो मैंने कहा था ना कि ये स्कार्फ मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। और यहाँ पर इस तरीके से वो उसका नाम लिखा हुआ वो स्कार्फ देती है और दोनों यहाँ पर मेकआउट करते हैं। भला मियाँ जी किस बात का कंट्रोल करने वाला था, दोनों एक-दूसरे से इतना प्यार जो करते थे। अगली सुबह रियान जी रेडी था अपने ऑफिस जाने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि रीमा बहुत सारा गैसोलीन लेकर के शहर से बाहर गई हुई है, तो वो उसके एड्रेस को ट्रैक करने के लिए बोलता है। इधर रीमा ने अपनी सौतेली सिस्टर को किडनैप कर लिया था और उसे शहर के बाहर एक अबैंडन से प्लेस पर लेकर के गई हुई थी और बहुत सारा गैसोलीन लेकर के वहां गई थी उनसे रिवेंज लेने के लिए। वो इस प्लेस पर पहुंचती है तो उसकी कजन सिस्टर उसे देख करके कह रही होती है, ओह तो तुम यहाँ पर मुझे रिवेंज लेने के लिए बुलाई हो, तुम्हें पता है ना कि किडनैपिंग इलीगल है। रीमा उसे कहती है, और तुमने जो मेरे साथ किया था क्या वो लीगल था? डोंट वरी, मैं तुम्हारे चहेते प्यार गू को भी यहाँ पर बुलाने वाली हूँ और तुम दोनों को एक साथ नर्क में भेजने वाली हूँ। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। ऐसा बोलते हुए वो ऐसे गू को कॉल करते हुए कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे कब्जे में है और अगर उसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस प्लेस पर अकेले आना पड़ेगा। गू ये कॉल पर बात सुनते ही तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। रीमा उसके भी सर पर वार करके उसे नीचे गिरा देती है। वार इतना सडन था कि गू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रीमा इस तरीके से उस पर अटैक करने वाली है। पहले तो वो उन दोनों की पिटाई लगाती है और अपना सारा गुस्सा उन पर निकालती है। गू से कहता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। रीमा कहती है, क्योंकि तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। फिर जो वो गैसोलीन लेकर के आई थी, वो पूरे कमरे में इस तरीके से गिरा देती है और आग जला देती है, जिससे कि वो दोनों उस जलती आग में मर जाते हैं। इधर यान जी रीमा को ढूंढते हुए उस प्लेस पर आता है। रीमा उस कमरे से बाहर निकलती है। यान जी को देख कर के वो कहती है कि मैं तो बहुत ही बुरी हूँ, मैंने 2 लोगों की जान ली है। शायद मैं तुम्हारे साथ रहना डिज़र्व नहीं करती। लेकिन यान जी उसे हग करते हुए कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है। वो दोनों इंसान ज़िंदा रहना डिज़र्व नहीं करते थे। तुमने सही किया उनके साथ। अगर मैं भी होता, तो मैं भी यही करता। और रीमा को इस तरीके से सपोर्ट करता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। कहानी के एंड में वो दोनों शादी कर लेते हैं और रीमा यान जी के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी। ये कहानी हमारी यहीं पर एंड होती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।